अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 47 का लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक फंक्शन की टाइप है जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं और अगर हम y को ज़ीरो मान लें तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। ये वही है। यहाँ पे a एंड b की बात करें तो ये a एंड b जो है एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट है। c यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है और ये कोई भी रियल नंबर्स है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का नाम देते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में चंद अहम चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की तो ये हमेशा एक पैराबोला बनाएगा। तो इसके लिए आप कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लेके ग्राफ उसका ड्रा कर सकते हैं और इस पैराबोला की जो नोयत होगी वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, वो अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो है कनकेव्स करेगा डाउनवर्ड। इसे हम समझ लेते हैं कि ये कैसे है। फ़िलहाल हम ये देखें कि जो ग्राफ हम जिसकी बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो पैराबोला बनाएगा इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। और वो पैराबोला जो है वो या तो मैक्सिमम रखता होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट रखता होगा या मिनिमम पॉइंट रखता होगा। तो उस पैराबोला का जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा उससे एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, मतलब उसी पॉइंट से एक लाइन जो गुजरेगी वर्टिकली उसे लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे और वो डिवाइड करेगी टू हाफ्स के अंदर। ठीक है, उस पैराबोला को टू हाफ्स के अंदर वो डिवाइड कर देगी। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि एक वर्टिकल लाइन होगी, ये टू हाफ्स में जब डिवाइड करेगी उस ग्राफ को और वो टू हाफ्स जो होंगे वो कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और बाकी मैं कुछ चीज़ें भी आपको बता देता हूँ कि ये कैसे है। फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ चीज़ों पे ये पैराबोला डिपेंड करता है, जैसा कि ये ए पे डिपेंड करता है। तो ए जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस पे डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो कनकेव्स करेगा डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड कनकेव्स का क्या मतलब है, नीचे से बेंड हुआ आपको दिखेगा। ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। इसकी शेप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो कनकेव डाउनवर्ड होगा ये ग्राफ, तो उस हिसाब से ये मैंने तीन कैटेगरी के यहाँ पे ग्राफ्स लिए हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस से नीचे ये कनकेव हो रहा है और दूसरे में ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही कनकेव हो रहा है और थर्ड में ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये कनकेव हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें, ठीक है, जो कि इस ग्राफ को टू हाफ्स में डिवाइड करती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं ये इसकी देखूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और लाइन ऑफ सिमेट्री उस पैराबोला के जिस पॉइंट से गुजरेगी उस पॉइंट को वर्टेक्स का नाम देंगे। तो यहाँ इसकी लाइन सिमेट्री ये होगी और इसकी जो लाइन सिमेट्री है ये यहाँ से ऐसे मैं इसे ड्रा कर देता हूँ। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और इसी तरह अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे वाई एक्सिस ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम आगे चलते हैं। ये ए अगर नेगेटिव होता है तो तब जो है ग्राफ्स किस तरह दिखाई देंगे या हम उसे कैसे देखेंगे कि वो कनकेव्स अपवर्ड किस तरह होता है। तो नेगेटिव की सूरत में ये कनकेव्स अपवर्ड होगा। अब आपको फ़र्क पता चलेगा डाउनवर्ड और अपवर्ड का क्या मीनिंग्स है। यहाँ पे देखें ये अपवर्ड कनकेव हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि जब ये ए नेगेटिव होगा तो ये हमें पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट देगा। और बिल्कुल इसी तरह जब हम ए पॉजिटिव डिस्कस कर रहे थे तब जो ग्राफ मिल रहा था हमें वो कनकेव्स डाउनवर्ड हो रहा था। अगर वो कनकेव्स डाउनवर्ड हो रहा है तो हमें वो मिनिमम पॉइंट दे रहा है, उस पैराबोला का मिनिमम पॉइंट हमें वहाँ पे मिलेगा। अब एक और चीज़ जो आपकी बुक में ली गई थी वो ये है कि सी की वैल्यू पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं या ये ग्राफ डिपेंड करता है। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो ग्राफ है वो मूव्स करता है सी यूनिट्स अप। सी की वैल्यू जो भी होगी उतने यूनिट्स ये अप रहेगा। यहाँ मैंने एक इक्वेशन ली है, ठीक है, एक फ़ंक्शन लिया है और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरह ये सी यूनिट्स अप आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। तो वो ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं समझने वाले, वो सारे मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस ग्राफ के लिए टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ के लिए एक्स
हर इनपुट के लिए y जो कि आउटपुट है वो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मेंशन है। ये पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। अब मैं ग्राफ की तरफ बढ़ूँगा और ग्राफ में मैं आपको बताऊँगा कि प्लॉट करने के बाद ये c यूनिट्स अप किस तरह रहता है, ग्राफ c यूनिट्स अप किस तरह रहता है, या जो वो पैराबोला बनता है वो c यूनिट्स अप किस तरह दिखाई देता है। तो ये हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्राफ हमारे पास है ये वाला ग्राफ। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है उसमें जो c यूनिट्स हैं वो एक्चुअल में जो है वो 6 हैं। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह से बन रहा है, आप गौर से देखेंगे। यहाँ ये 5 थोड़ा नीचे है तो ये उससे 1 यूनिट ऊपर रहेगा, मतलब ये c यूनिट्स अप रहेगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। ये ग्राफ में हमने देख लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, यहाँ पे 6 आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 6 है ये वो c था और ये c यूनिट अप गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ तक जो है हमारे 5 यूनिट्स थे, यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारा था 5 यूनिट्स, और हम गए ऊपर 1 यूनिट ऊपर गए हैं। और इस तरह जब c पॉजिटिव होगा तो c यूनिट्स अप रहेगा। अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर c नेगेटिव होता है देन ग्राफ जो है वो c यूनिट्स डाउन रहेगा। तो हमने अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह ये c यूनिट्स डाउन रहता है। तो यहाँ पे हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे, बट उसमें जहाँ पे c हमारे पास पॉजिटिव था यहाँ हम c नेगेटिव लेके चलेंगे, x² - 2x - 6। तो इसके लिए हम उसी तरह टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद सिंपली हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। और ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये हमारा है c यूनिट्स। तो ग्राफ जो है जब हम बनाएंगे उस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो c यूनिट्स डाउन रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगली चीज़ हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम मेथड्स पढ़ेंगे कि इन फंक्शंस को हम सॉल्व किस तरह करते हैं, कितने मेथड्स हैं कि जिनके ज़रिए हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो वो मेथड एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड्स हैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो ये 4 मेथड हैं। सबसे पहले है ग्राफिंग मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उसके बाद है फार्मूला मेथड। ये 4 मेथड हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल भी हम लेंगे। तो यहाँ पहला मेथड है जिसमें हमने ये एग्जांपल ली है जो कि आपकी बुक से ही पिक की गई है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y = x² - 2x। तो इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे, टेबल से फिर ग्राफ की तरफ जाएंगे। तो ये मैंने टेबल बना दिया, कुछ इनपुट्स दी, x की वैल्यूज़ दी और मुझे आउटपुट यानी कि y की वैल्यूज़ मिली। अब हम इन x और y की वैल्यूज़ से जो पॉइंट्स मिले इन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन सब इनपुट्स के लिए हमें कुछ आउटपुट्स मतलब y की वैल्यूज़ मिली हैं, लेकिन ये सारे जो इनपुट से आउटपुट मिले हैं ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्चुअल में x² - 2x = 0, मतलब y एक्सिस पे नो मूवमेंट। तो हमने सिर्फ वही पॉइंट चूज़ करने, जैसे यहाँ पे एक ओरिजिन है और यहाँ पे ये 2 0 ये वाला पॉइंट है। बस यही आपके सोल्यूशन का हिस्सा, क्योंकि पैराबोला इन्हीं 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को काट रहा है। मतलब आपके x इंटरसेप्ट जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक है आपका 2 और दूसरा है आपका 0। आपके सिर्फ 2 ही इंटरसेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे जो आपके पास जो पॉइंट मिलता है आपको, मतलब 2 और 0 मिलता है, y 0 है, तो यहाँ पे जो है वो ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ समझनी है कि इन 2 पॉइंट्स पे ही ये पैराबोला काटता है। तो x एक्सिस पे जिन 2 पॉइंट्स पे पैराबोला काटता है वही आपका सोल्यूशन है। वही 2 सोल्यूशंस आएंगे, एक x 0 आएगा और x = 2 आएगा। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, जो कि आपके छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपको पहले से ही आता होगा। तो अगर नहीं आता हम एक एग्जांपल ले लेते हैं,
उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि किस तरह फैक्टराइजेशन मेथड को परफॉर्म किया जाता है। बहुत इजी है। ये हमारे पास फंक्शन है, हम पहले इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो ऐसे हमने इसे 0 के इक्वल रख लिया। अब हम पेयर्स बनाएंगे कि जो जिनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5x है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x² है, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में करते आए हैं। तो हमारे पास ये दो पेयर्स आएंगे जो कि x-3 एंड x-2 होगा। ये अगर x-3 और x-2 में अगर देखें -3 और -2 जो है इनको ऐड करें तो -5x बनेगा, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो +6 बनने वाला है, तो 6x² बनेगा। तो ये जैसा कि हम करते आए हैं। तो अगर ये देखा जाए, अगर ये पूरा पार्ट अगर 0 के इक्वल है तो देन हम ये कह सकते हैं कि या तो x-3 0 है या तो x-2 0 है। इनमें से दोनों चीज़ों में से एक 0 है, या दोनों भी 0 हो सकती है ना, दोनों को 0 के ऊपर रख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। इट मीन्स कि हमें इस फंक्शन का सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, जो कि x = 3 एंड x = 2 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। ये भी मेथड आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो 3 है इसको मैंने राइट साइड पे लिख दिया, जस्ट मैंने वहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे? अगर हम इस आइडेंटिटी को देखें तो फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर देन +2 इंटू फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई विद सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमें ये मिडल टर्म बता देगी, ये 6s बता देगा, 6x बताएगा कि हम अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो मिडल टर्म बनती है या नहीं बनती। अगर मिडल टर्म बनती है तो इसका मतलब हमारा ये सेकंड पार्ट आ चुका है। अगर उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब है कि हम इसी का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे खुद से। अगर यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि ये उस आइडेंटिटी के मुताबिक जो है सेकंड एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इस पूरी जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है, इसमें अगर उसे इजाफी तौर पे लिखा जा रहा है, ऐड किया जाए, तो इक्वलिटी हमें ये बताती है कि इस पार्ट को हम उसकी राइट साइड पे भी जो है ऐड करें। तो यहाँ पे भी हम 3 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ हम स्क्वायर को कंप्लीट बना लेंगे। मज़ीद इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है जो कि लेफ़्ट साइड पे है, ये असल में क्या हो जाएगा, इसे कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे x² + 6x + 9, और उस तरह इधर 9 हो जाएगा। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये वाला पार्ट जो लेफ़्ट साइड पे था, और यहाँ पे हमारे पास 6 आएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बोथ साइड स्क्वायर रूल ले लेना है, और स्क्वायर रूल लेने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ से आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 2 सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन में आप इसे एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव यहाँ पे लिख लोगे, तो ये आपके पास x का फर्स्ट सोल्यूशन हो गया, और यहाँ पे ये आपके पास x का सेकंड सोल्यूशन हो गया। तो होपफुली इस की भी आपको समझ आई होगी। तो अब हम फोर्थ वो मेथड की तरफ चलते हैं, वो है फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड में क्या है कि आपने पढ़ा है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम x की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको एक फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन में आपने a, b एंड c की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो सिंपली यहाँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में से इस पूरी फंक्शन को कंपेयर करें तो a हमारे पास आता है 1, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है x² का, b 6 और ये c 3 आ गया। तो हम इस फार्मूला के अंदर इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो सिंपली यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़ को, आपने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से हमें -3 ± 6 अंडर द स्क्वायर रूट मिलेगा, जो कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ये चारों मेथड आपको आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है इन तमाम मेथड की। अब हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इसके लिए ये थोड़ी सी थ्योरी मैंने आपकी बुक से ली है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने ये जानना है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन होती है ना आपके फार्मूले में, ये वाली जो अंडर द स्क्वायर रूट होती है, इसको हम
इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट ही हमें ये बताता है कि रूट्स किस टाइप के हैं। डिस्क्रिमिनेंट ही हमें ये मतलब डिटरमिन करवाता है कि जो मैनी सॉल्यूशंस हैं या कोई भी सॉल्यूशन है तो वो किस टाइप का है, सॉल्यूशन किस टाइप का है, किस तरह के नंबर आए। तो ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताता है। यहाँ पे पहली कंडीशन जो है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो 2 डिस्टेंट एंड रियल सॉल्यूशंस आएंगे। रियल होंगे और डिस्टेंट मतलब उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल है 0 के, देन 1 रियल सॉल्यूशन आएगा आपके पास, ठीक है। और इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस देन 0 रहता है, 0 से छोटा अगर कोई भी आंसर आता है अंडर द स्क्वायर रूट, देन जो है नो रियल सॉल्यूशंस, मतलब रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, जो इमेजिनरी उसमें कुछ ना कुछ पार्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने हमेशा माइंड में रखनी है। इसके लिए एग्जांपल दी गई हैं, पहली एग्जांपल भी आपने देख लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 17 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो हम कह सकते हैं कि इसके 2 रियल सॉल्यूशन होंगे और डिस्टेंट भी होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर हम अब दूसरी एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी जो वैल्यू है इस दूसरी एग्जांपल के अंदर वो 0 आ रही है एग्जैक्टली, इसलिए इसका 1 रियल सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली होगा। और तीसरे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो तीसरी एग्जांपल है इसमें हमें जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मिल रहा है वो -8 है जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब नो रियल सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।